हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। इस सीरीज में हम लोग 22 से लेकर 16 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पिका पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है और ये सर आइजक न्यूटन ने बताया था। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आइजक न्यूटन ने। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण को बताया था, जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। दूसरा क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक की गति होती है। तो कुम्हार देखिए, कुम्हार का चाक एक जगह फिक्स होता है और वो अपनी धुरी पे बार बार घूमता है चारों तरफ। तो ये गति घूर्णन गति कहलाती है। जो वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति कहलाती है, जो चारों तरफ एक अक्ष के चारों तरफ घूमती है। जैसे पृथ्वी घूमती है चारों तरफ सूर्य के, ऐसे इसको वृत्तीय गति के अंतर्गत आ जाएगा। पृथ्वी इसके अलावा अपने धुरी पे भी घूमती है 24 घंटा, वो घूर्णन के अंतर्गत आएगा। लेकिन सूर्य का चक्कर लगाना वृत्तीय गति के अंतर्गत आएगा। इसमें बी दिया है सरल रेखी गति। सरल रेखी गति का मतलब होता है कार का सड़क पे दौड़ना, इसको सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे ये सीधी रेखा में गति को। और दोलनी गति, जो अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ अपनी गति को दोहराए, इसी को दोलनी गति कहते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा, सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है। तो वृक्ष की लंबाई सामान्यतः होती है वो 3 मीटर से 30 मीटर तक की होती है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है हैंडपंप। हैंडपंप में जो आयास होता है वो बीच में होता है। देखिए, जैसे हैंडपंप ऐसे बना होता है, ये हैंडल होता है उसका, यहाँ पे हाथ से दबाते हैं और बीच में उसका जो होता है यहाँ पे वो उसको सहारा मिल दिया जाता है। और ये इसमें एक डंडी लगी होती है जो कि ऐसे पानी को ऊपर खींचता है। तो इसको ये हैंडपंप जो होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है, प्रश्न संख्या 5वां, अवशेषी अंग होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, अनावश्यक। अवशेषी का अर्थ ही है कि जिसका कोई काम ना हो, अनावश्यक होते हैं, शरीर में वैसे पड़े रहते हैं। प्राचीन समय में जब मानव घास खाता था, पेड़ का पत्ता खाता था, तब जाके अवशेषी अंग का यूज होता था। जैसे कि अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स प्राचीन समय में मानव के शरीर में प्रयोग में आता था, लेकिन आज उसका कोई काम नहीं है, वो शरीर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो अवशेषी अंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अतिलघुत्तरी का पहला प्रश्न है 6वां, जो कि तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 जीवों के नाम निम्न हैं। पहला है पैरामीशियम, दूसरा है अमीबा, तीसरा कवक, चौथा है प्रोटोजोआ। ये सभी जो चारों सूक्ष्म जीव हैं, तालाब के पानी एक बूंद के पानी में देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं। उत्तर, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक सूत्र है 6CO2 + 12H2O, और प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6C6H12 और O6 + 6O2 बनेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। और इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का C6H12O6। अगला प्रश्न है, कैरामेल क्या है, इसका क्या उपयोग, इसका उपयोग क्या है। उत्तर, कैरामेल, कैरामेल हेडिंग है, चीनी को लगभग 240 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उबालने से प्राप्त मीठा पदार्थ कैरामेल कहलाता है। इसका उपयोग है, इसका उपयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है। या तो चीनी को 240 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म कर दीजिए, उसी को सेल्सियस में 240 डिग्री फ़ारेनहाइट 115 सेल्सियस के बराबर होगा, या फिर 115 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दीजिए, तो उसी को कैरामेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर, रात में तारों का टिमटिमाना, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं, इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है।
इसी के कारण तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा है प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशेषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? उत्तर, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल के दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं। ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे सोफा कवर, पर्दा, मैट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो आवाज़ सिनेमा हॉल में आता है, बजता है, वो जाके दीवार से टकरा के वापस ना आए, वापस आएगा उससे गूंज पैदा होगा। तो उसी को कम करने के लिए सिनेमा हॉल के दीवारों में छिद्र किया जाता है, या फिर गत्ते लगाए जाते हैं, कवर लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है, मैट का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो आवाज़ उससे अवशोषित हो जाए और जो व्यक्ति बैठा होता है उसको साफ साफ सुनाई दे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? उत्तर, प्रतिध्वनि जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि को आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौट जाती है तो इसे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। और दूसरा है गूंज, खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। जैसे प्रतिध्वनि है, जब हम बोलते हैं तो टकरा के दीवारों से जो हमारी ध्वनि पुनः सुनाई देती है, सेम उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। गूंज होता है जब बंद कमरा हो, उसमें आप जाके बोलेंगे तो एक अलग तरह का आवाज़ उसमें गूंजेगा, मतलब चारों तरफ, उसी को गूंज कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, लघुत्तरी का जो कि पहला प्रश्न है, बिना स्पर्श किए समतल अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? उत्तर, समतल दर्पण उसके जो प्रतिबिंब है उससे पहचानेंगे। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए, जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वो समतल दर्पण कहलाता है। आभासी हो और सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। जैसे हम समतल दर्पण, जो हम लोगों के घरों में जो सिंपल मिरर होता है, जो दर्पण होता है, वही समतल दर्पण होता है। जितना बड़ा, जितनी दूरी पे रहेगा उसी हिसाब से बराबर और आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है अवतल दर्पण। यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा या बड़ा बने, वह अवतल दर्पण होगा। तीसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? यदि दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होगा। देखिए अंतर करने का, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी और सीधा का, आभासी से कोई खास मतलब नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बराबर जहाँ भी होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, वो समतल होगा। अब वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, वो उत्तल हो जाएगा। तो दो तो पता चल गया, जो बचेगा वो अवतल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। उत्तर, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम साइकोप्लाज्म, या आधा जो रहेगा यहाँ, साइकोप्लाज्म, केंद्रक, सार्कोलेमा है। और इसका फिगर है नीचे दिया हुआ है, इसको आप बनाना सीख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। उत्तर, एड्स के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है HIV संक्रमित के साथ यौन संपर्क से एड्स फैलता है। दूसरा, HIV संक्रमित अंग प्रसव रोपण से एड्स होता है। तीसरा है HIV संक्रमित मां से शिशु को जन्म से पूर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद एड्स हो जाता है। चौथा है HIV संक्रमित सिरिंज एवं सुई दूसरों के द्वारा प्रयोग करने पर एड्स हो जाता है। तो सुई इंजेक्शन, किसी को HIV पॉजिटिव कोई व्यक्ति है उसको प्रयोग किया गया हो और सेम सुई इंजेक्शन दूसरे को के प्रयोग में लाया जा रहा है, उससे भी फैलता है। अब इसके रोकथाम दिया हुआ है। एड्स के रोकथाम निम्नलिखित हैं। पहला है जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। दूसरा है यौन संपर्क के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है एड्स पीड़ित महिलाएं गर्भधारण न करें, क्योंकि उनसे पैदा होने वाले बच्चे को यह रोग हो सकता है। जो महिला एड्स से पीड़ित है वो गर्भधारण ना करे, यानी बच्चा उत्पन्न ना करे, संतान उत्पन्न ना करे, जिससे कि वो बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे में
HIV पॉजिटिव बच्चा होगा। चौथा है रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न लें और सुरक्षित रक्त के लिए HIV जांच किया रक्त ही ग्रहण करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, प्रकीर्णन वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, धूल कण आदि विद्यमान हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन धूल कणों पर पड़ता है तो यह भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। यह घटना प्रकीर्णन कहलाती है। उदाहरण, आकाश का नीला रंग एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऐसा इसकी तरंग दैर्ध्य में अंतर के कारण होता है। देखिए, प्रकीर्णन का अर्थ है कि सिंपल सा इसका अर्थ है कि प्रकाश का वायुमंडल में फैलना, इसी को प्रकीर्णन कहते हैं। धूल कणों आदि से टकराकर जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो सीधी आती हैं, लेकिन वायुमंडल में धूल के कण होते हैं जिससे टकराकर वो चारों तरफ फैल जाती हैं। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए रेलगाड़ी या कहीं भी खतरे का निशान लाल बनाया गया है, जो कि दूर से दिखाई दे देगा, उसका प्रकीर्णन ज़्यादा नहीं होगा उसके प्रकाश का और वो दूर से दिखाई दे जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर स्पष्ट समझाइए। उत्तर, जलीय पौधों के गुण उदाहरण सहित जलीय पौधों वे पौधे हैं जिनकी जड़ प्रणाली पानी के अंदर डूबी होती है, जैसे कमल, जलकुंभी आदि। कुछ हरे पीले छितरे हुए पत्ते वाले पौधे जल के नीचे उगते हैं, जैसे हाइड्रा। कुछ फूले हुए तने और डंठलों वाले पौधे जल की सतह पर तैरते हुए मिलते हैं, जैसे जलकुंभी। कमल, कुमुदनी और सिंघाड़े के पौधे जिनका आधा भाग पानी में डूबा हुआ और आधा भाग सतह के ऊपर उठा हुआ तैरता है। जलीय पौधों की जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए विशिष्ट होती हैं। जलीय पौधों की जड़ें हल्की एवं पंखदार होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सुचालक एक तरफ लिखेंगे सुचालक, दूसरी तरफ कुचालक। सुचालक में पहला है, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी पूर्वक होता है उसे सुचालक कहा जाता है, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। इसमें ऊष्मा का संचालन आसानी से हो जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे छोर तक इसमें ऊष्मा पहुंच जाती है। दूसरा है, पहला है कुचालक में, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी पूर्वक नहीं होता है कुचालक कहलाता है, जैसे कि पत्थर, ईंट, प्लास्टिक, कागज, वायु, ऊन। दूसरा है सुचालक में, दूसरा अंतर है, प्रायः सभी धातुएं सुचालक होती हैं जबकि प्रायः सभी अधातुएं कुचालक होती हैं। तीसरा अंतर है, सुचालक में इसकी सतह चमकीली होती है और कुचालक इसकी सतह चमकीली नहीं होती है। चौथा है अंतर, इसमें आभूषण बनाए जा सकते हैं जबकि इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी कुचालक से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं और सुचालक से आभूषण बनाए जा सकते हैं। पांचवा है, सुचालक में इसमें विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है जबकि कुचालक में इसमें विद्युत क्षेत्र नहीं मौजूद होता है। यानी विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि सुचालक में विद्युत प्रवाहित होता है और कुचालक में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। छठवा है, सुचालक में इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है जबकि कुचालक है इसमें प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है, चंद्रग्रहण को चित्र की सहायता से समझाइए। उत्तर, चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उसका चंद्रग्रहण होता है और चंद्रमा की सतह पर छाया पड़ती है। चंद्रग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान होता है। चंद्रग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। देखिए, इसको फिगर से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 3 तरह के होते हैं चंद्रग्रहण। देखिए, एक तरफ ये सूरज है, जब पृथ्वी बीच में आती है, ये चंद्रमा है। ये अलग अलग पोजीशन में दिखाया गया है, आप एक जगह ही देख सकते हैं, केवल यहाँ बना के भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए कि ये चंद्रमा है। जब इसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इसका जो छाया है, देखिए जो स्लेटी रंग का है यही इसका छाया है। बाकी ये डार्क भाग है नीला वाला, यहाँ इसकी छाया पहुँच रही है। जो
ये स्लेटी कलर का बनाया हुआ है, यही इसका छाया है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पड़ती है तो इसी को चंद्रग्रहण कहते हैं, सिंपल सा है। और जब चंद्रमा इसकी छाया से बाहर होती है तो ये चंद्रग्रहण के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे देखिए यहाँ पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं कि जब ये इसका जो पूरा ये छाया में आती है। जब देखिए जो ये चाँद का हिस्सा है ये आधा छाया में है आधा बाहर है, इसको आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। वैसे नीचे भी एक बनाया हुआ है कि आधा इसका थोड़ा सा भाग जो है छाया में है, बाकी भाग छाया से बाहर है, इसी को आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं। तो देखिए आप इतना फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल सा बस बनाइएगा, ये वाला बना लीजिएगा और इसमें एक चंद्रमा यहाँ दिखा दीजिएगा, इसी को चंद्रग्रहण कहते हैं, बस हो गया। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए 3rd सेमेस्टर के आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।